नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो गया दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। कौन कहता है किसान प्रधान देश में किसानों की फिक्र करने वाला कोई नहीं है। मौजूदा माहौल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और किसान किसी भगवान से कम नहीं है सियासी दलों के लिए। एक तरफ बीजेपी किसानों के लिए जो बिल लाई उस बिल को फायदेमंद बता रही है और गदगद है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां एक सुर में बिल को किसान के खिलाफ बता रहे हैं। आज महापंचायत इसी पर और चर्चा किसानों के लिए हो रहे हो हल्ले के बीच में किसका नफा और किसका नुकसान। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उससे पहले आप हो हल्ला देखिए रिपोर्ट के जरिए। तो बिल पर कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा विपक्ष। जहां बिल को किसान विरोधी बताकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष किसान के मुद्दे पर सियासत कर रहा है। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी से अमित पुरी जी, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से प्रियंका गुप्ता, हरिनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष किसान यूनियन हमारे साथ हैं, विनय राय प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे। सदन के अंदर और बाहर सिर्फ किसान सियासत की जुबान पर है और बिल पर बवाल, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है इस मामले पर सर्वाधिक प्रामाणिक बात किसान की मानी जानी चाहिए, वो भी राजनीतिक दलों के किसान संगठनों की नहीं। जो गैर राजनीतिक किसान संगठन है या किसान हैं, उनकी बात मेरे लिए सर्वाधिक प्रामाणिक है, क्योंकि यह तीनों बिल किसानों के जीवन से, उनके आजीविका से जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे बेहतर, सबसे प्रामाणिक, सबसे विश्वसनीय अभिमत किसान ही दे सकता है। वो देश में सबको मानना चाहिए। राजनीतिक दलों की एक अपनी विचार शैली होती है। किसी भी मुद्दे के पक्ष विपक्ष में वह किसी सिद्धांत के लिए खड़े होते हो, ऐसा प्रायः नहीं होता। समय काल परिस्थिति और लाभ हानि के आकलन को करके वो अपनी राय को स्थापित करते हैं। राजनीतिक दल स्वाभाविक है, उनके पास कैलकुलेशन है वोट का। इधर होते हैं तो कुछ और कहते हैं, उधर होते हैं तो कुछ और कहते हैं, एक ही मुद्दे पर। हमने तो इतने वर्षों तक पार्लियामेंट जब कवर की तो उससे यही सीखा। स्थान बदला सदन में तो सुर बदले। किसी के भी पुराने भाषण देख लीजिए, विपक्ष के, सत्ता के, फिर सत्ता वालों के, विपक्ष के। लेकिन कोहराम तो है। सामान्य किसान में भी उद्विग्नता है, कुछ आक्रोश भी है कई जगह। भारतीय जनता पार्टी का एक मत है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो भी इस प्रचार हो रहा है दो विषयों को लेकर, खासतौर पर कि न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होगा अब आगे से, ये गलत है, और सरकार पीडीएस के लिए खरीद नहीं करेगी, ये गलत है। विपक्ष कह रहा कि नहीं, ये दोनों चीजें नहीं होंगी, इसलिए किसान अब संकट में फंस जाएगा, जिसको कांग्रेस ने कहा काला कानून। मुझे लगा इस पर एक बार सबकी बात सुन लेनी चाहिए, ताकि देश समझ पाए कि जो इतना शोरगुल है इसमें सच्चाई क्या है, खड़ा कौन कहां है। क्या वास्तव में किसान को तकलीफ है? क्या वास्तव में यह तीनों कानून किसान की जीवनचर्या को प्रभावित करेंगे विपरीत ढंग से? या किसान के लिए, जैसा सरकार केंद्र सरकार कह रही है, एक अनंत आकाश खुलेगा और उस अनंत आकाश में उसकी सेफ्टी भी होगी, सिक्योरिटी भी होगी और उसको लाभ भी प्राप्त होगा? ये बड़े मसले हैं और नाजुक मसले हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी में लगभग 60-65 करोड़ किसान है जो सीधे किसान है या प्रकारांतर से खेती पर आश्रित है। इसलिए सबसे बड़ा वर्ग है देश में, इससे बड़ा कोई वर्ग नहीं। और इससे हटके भी सोचे तो ये रोटी देने वाला वर्ग है। आप पैसा कमा सकते हैं उद्योग लगाकर, नौकरी करके, लेकिन गेहूं नहीं होगा तो रोटी कहां से आएगी? इसलिए मैं इस वर्ग की ज्यादा कद्र करता हूं, ज्यादा मेरे मन में सम्मान है किसान के लिए। इसलिए नहीं कि वो संख्या में बहुत ज्यादा है,
वो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ल्योर करने वाला आंकड़ा है कि 60 करोड़ किसान है कि 65 करोड़। मेरे लिए किसान इसलिए सम्मान का पात्र है क्योंकि वह अपने पसीने से, अपने परिश्रम से धरती से अन्न उपजाता है, जिससे यह देश भोजन पाता है। वो राजनीति की चौसर पर खेले जाने वाला पासा नहीं होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति होती है कि जब किसान को हम राजनीति के चौसर पर लाके खड़ा कर देते हैं। और एक आखिरी बात कहकर मैं मेहमानों के पास जाऊंगा, अगर सब किसान के ही हितैषी है पिछले 72, 74, 75 साल से, तो किसान की ये दशा क्यों हुई? कोई तो जिम्मेदारी ले। अगर सब किसान की याद में आंसू बहाते रहे किसान की हालत को देखकर, पहली सरकार से लेकर और अब तक की पूरी राजनीतिक यात्रा इस देश की, तो मेरे किसान के लिए संकट क्यों? किसान आत्महत्या की खबरें क्यों? कहीं बाढ़ में डूब गया, कहीं सूखे में मर गया। यह संकट है। आज भी देश चांद तक पहुंच गया, लेकिन किसान को बाढ़ और सूखे से और महाजन के कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर नहीं कर पाया। यह कड़वी सच्चाई है और शर्मनाक सच्चाई है, जिसके लिए सब जिम्मेदार है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम जिम्मेदार नहीं, क्योंकि सब शासन में रह लिए इन 7 दशकों में। कोई पार्टी ऐसी नहीं जो शासन में नहीं रही हो। जाने कितने धरती पुत्र, किसान पुत्र हो गए राजनीति में, लेकिन किसान के भाग्य काल की रेखाएं परिवर्तित नहीं हुई। मैं सबसे पहले आऊंगा हरनाम सिंह के पास। हरनाम सिंह जी, मुझे ये बताओ, ये जो हो हल्ला मच रहा है सियासत के चौराहे पर, इससे मुझे बहुत बात समझ नहीं आती, क्योंकि उस हो हल्ला में अलग अलग शेड्स होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। मुझे बताइए, ये जो 3 कानून बने हैं, ये किसान को राहत देंगे, बेहतरी देंगे, या किसान के लिए संकट उत्पन्न करेंगे? हरनाम जी। अमिताभ जी, देखिए, जो बिल किसान हित में आया है, देश के प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि किसानों को राजनीतिक दल भ्रमित कर रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री जी ये बात भूल गए हैं कि इस देश का किसान ही उनको पूर्ण बहुमत की सरकार में इसलिए लाया था जी कि अगर पूर्ववर्ती सरकारें किसानों के साथ अच्छा करी होती तो शायद इतने बहुमत में देश आज़ादी के बाद में कोई नहीं आया। देश के प्रधानमंत्री को लाया, एक बार नहीं 2 बार लाया गया। जब ये कहा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदारी होगी, कि ये एमएसपी नहीं खत्म होगी। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कृषि मंत्री का अलग बयान आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री का अलग बयान आ रहा। हम कहते हैं, हम क्यों भ्रमित होंगे? जिस सरकार को हम पूर्ण बहुमत में चुन के लाए हैं, ये बिल जब गलत है, देश का किसान रोड पर है, ये कह रहा है कि आप 2 शब्द सिर्फ इतना लिख के दे दो कि एमएसपी पे खरीदारी होगी। देश के प्रधानमंत्री, कानून अच्छा आया है, ठीक है, कर दो जी, लेकिन ये कह दो कि जो किसान अनाज उत्पादन करेगा उसकी खरीदारी होगी। इसके बाद में इस अध्यादेश को जो मैंने देखा है, किसान कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। कोर्ट बनाया गया है एसडीएम को। एसडीएम की इस देश में कितनी बड़ी अदालत है। अमिताभ जी, देखिए, देश का किसान इस बिल को किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं करेगा जी। और शायद देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस देश में जब किसान रोड पर आ गया है तो इसका विरोध हर तरीके से होगा। वो पूरे हिंदुस्तान को 25 तारीख को जो हाईवे है उसको बंद किया जाएगा। उसमें एम्बुलेंस और मलेठी के लोग, कोई अगर विशेष परिस्थिति में जा रहा है उसको जाने दिया जाएगा, अन्यथा इस बिल को वापस लिया जाए
वापस लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें संशोधन किया जाए। ठीक है, कुछ चीजें हैं ठीक, जो हमारी ठीक, हरनाम भाई, की ठीक है, मांग है, आपकी बात आई, देश ठीक के है, 250 ठीक, संगठन कह रहे ठीक, हैं कि गलत है। ठीक है, रुकिए, अब रुको, मैं विनय राय के पास चलूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। विनय राय, मुझे 3 बातें समझ आती हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक बार बार ध्वनियां आ रही हैं, जिनकी ओर इशारा हरनाम जी ने भी किया। नंबर 1, अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहना है, अगर पीडीएस में खरीद जारी रहनी है, तो इन दोनों चीजों को वैधानिक तौर पर लिखत पढ़त में कर दिया जाए। एक तो ये 2 मांगे ये हैं जो मैं समझ रहा हूं, और तीसरी मांग ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर विवाद पैदा हो जाए किसान और कंपनी के बीच, तो किसान को अदालत जाने का रास्ता दिया जाए, न कि एसडीएम और एडीएम के रहमो करम पर छोड़ा जाए। विनय राय, ये 3 मुद्दे मुझे लगता है महत्वपूर्ण हैं, जो पूरे देश में एक स्वर से आ रहे हैं। क्या कहेंगे? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी जी, बोलिए भैया। सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहे, बोलिए फटाफट जी। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में गांव गरीब किसान है, यह बात किसान संगठन के लोगों को भी समझना चाहिए और विरोधी दल के लोगों को भी समझना चाहिए। हमारे लिए किसान भगवान की तरह पूज्य है, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे गांव गरीब किसान का कहीं अहित हो। जी, आजादी के बाद से जिस तरह से किसान को हाशिए पे छोड़ दिया गया था। नहीं विनय जी, पुरानी बात छोड़ो, मूल बात यह है कि 3 मांगे हैं, 3 मांगों को स्वीकार करेंगे कि नहीं, इतनी बात पर आज बहस है। बाकी छोड़िए, इन 3 बातों पर बहस है। उन्हीं बातों पे आ रहा हूं। जी जी, देखिए, जहां तक बात है, इस स्वीकारता आम किसान को है। कुछ संगठन के लोग, विरोधी दल के लोग किसानों के बीच में जाकर के उनको गुमराह करने की बात कर रहे हैं। एमएसपी बार बार इस देश के प्रधानमंत्री, जिनका कहना है कि किसान हमारी प्राथमिकता में है जी, और उन्होंने किसानों के हित में एक नहीं दर्जनों फैसले लिए जी जी, और वो बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी इस देश के अंदर लागू रहेगी, जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें कहीं छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इसमें किसान को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाएगा जी, जिससे वह देश के किसी ठीक है भी हिस्से विनय राय, में ठीक है, अपनी ठीक, उपज को जी जी बिल्कुल लाभकारी मूल्य ठीक, पर बेच सके। ठीक विनय भाई, ठीक, आएंगे आपके पास दोबारा। मैंने 3 प्रश्न जो रखे थे उनका उत्तर नहीं आया, वो मैं अमित पुरी से पूछूंगा। मूल प्रश्न इतने से थे कि अगर ये बातें लिखित पढ़त में कानूनन कर दी जाए तो किसान संतुष्ट हो जाएगा, इतनी सी बात है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इस पर बहस रहेगी, है ना। बाकी सारी बातें ठीक है। जोही सिंह जी, ये सुझाव है, आप ठीक है, सुनो भाई, जोही सिंह जी, आपकी पार्टी को इस पर क्या क्या आपत्तियां हैं और आप क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी क्या चाहती है? अमिताभ जी, मेरी पार्टी और मैं खुद किसान हूँ, 25 साल से उसी से पैसा कमाती हूँ, तो बिल्कुल स्पष्ट कहूंगी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसकी बात हो रही है, आप यदि रिपोर्ट पढ़ें 2015 की, तो 6% किसानों को तब भी नहीं मिलता था। तो किसान का हित अभी भी कोई सरकार नहीं सोच रही है। आप कहने को मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देते हैं। मंडी में पर्ची आज भी है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब जगह मक्के की, सरसों की खरीद
मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम हो रही है। कौन सा हित आप कर रहे हैं? जब तक आप इसको कानूनी अधिकार नहीं बनाएंगे कि कहीं भी कोई खरीदारी किसी भी फसल की एक समर्थन मूल्य के नीचे नहीं होगी, तब तक किसान का हित नहीं सधेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हुई, ज्यादातर 85% किसान जो है वो छोटे किसान है, 2.5 एकड़ से कम उनके पास जमीन है। कहां से वो ये बार्गेनिंग पावर लाएंगे कि आप कह रहे हैं कि कहीं भी जाकर अपनी फसल बेचो? आपको किराया पता है? हल्द्वानी से लखनऊ का किराया है 35,000 रुपया आज की ट्रक का, यहां से मुंबई का है 2 लाख रुपया। कौन सी फसल कहां बिकेगी? कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया है किसी भी सरकार ने जो केंद्र सरकार में है कि हमें पता लगे कि वहां का मूल्य ये है और आज हमें वहां ज्यादा मूल्य मिलेगा? हम कैसे वहां पहुंचेंगे? ई नैम मंडी एक भी ऑपरेशनल नहीं है। 7,000 मंडियां जो पहले थी वही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले रेजिम में और इस रेजिम में एक भी मंडी नहीं बनाई है। आप मुझे बताएंगे कि मैंने नीम कोटेड यूरिया दिया, नीम कोटेड यूरिया तक तो आपको मिल नहीं रहा है। यहाँ पर किसान की फसल आप खरीद नहीं रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जहां मर्जी है वहां बेचो और मंडी में बेचोगे तो हम शुल्क लेंगे। बाहर किसान इतना ज्यादा पावरफुल और मजबूत है कि उसकी फसल का उसको सही दाम मिलेगा। बाहर के लोग कम दाम पर उसकी फसल खरीदेंगे, ब्लैक मार्केटिंग होगी, होर्डिंग होगी। पीडीएस की बात करते हैं, पीडीएस इन तीनों लॉ से इंक्लूडेड ही नहीं है। वो तो फूड सिक्योरिटी एक्ट से गवर्न होता है, जो आप पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे चुके हैं कि हर 3 साल में हम इसको रिव्यू करेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं, कोरोना में जो क्रिएट हुआ था उसी से हमने खाद्यान्न पहुंचाया गांव-गांव तक। उस पर क्या आपकी सीरियसनेस है? सच बात तो यह है कि सरकार किसानों से कोई वास्ता रखना नहीं चाहती, उनको आत्मनिर्भर कर देना चाहती है कि आप जो मनाए करो। कौन सी किसान की भूमि पर आज तक कोई बैंक कर्ज देता है? मुझे बता दें, हमें तो नहीं मिलता। कौन सी किसान की भूमि पर इंश्योरेंस आप सही तरीके से करते हैं? 1-1 रुपया इंश्योरेंस मिलता है किसान को, और आप कह रहे हैं कि आप गरीब और किसान की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्रिएट हुआ है आज तक? कहां किसान बेच? जी अमिताभ जी। प्रियंका गुप्ता, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि काला कानून है। हिंदुस्तान में 2 ही 4 कानून ऐसे आए जिनके लिए उस समय के विपक्ष ने काला कानून कहा। कांग्रेस की आपत्तियां क्या है मुख्य? जी। और भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि ये जो मसला हम लाए हैं, ये मसला पहले कभी कांग्रेस ने इनिशिएट किया था। जी देखिए, सबसे बड़ी बात जो आप पूछना चाहूंगी, मैं 2014 में इन्होंने कहा था इलेक्शन से पहले कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से जो एमएसपी का रेट है वो लागू करेंगे, पर उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है हम उसको लागू नहीं कर पाएंगे पूरे देश में। उसके बाद क्या हुआ? अब इन्होंने वादा किया हम किसान की जो फसल है उसका जो दाम है वो दुगना मिलेगा, मतलब उसको फायदा होगा। पर हुआ क्या? आप देखिए कि जो किसान की फसल है उसकी लागत चौगुनी हो चुकी है। यूरिया आपने बढ़ा दिया, उसकी कॉस्ट और पैकेजिंग भी कम कर दी। अब आइए पेट्रोल डीजल पर, उसके रेट आपने बढ़ा दिए। किसान के बारे में सोचा भी नहीं। अरे किसान को के बारे में सोचना चाहिए था आपको, आप तो गरीबों के सरकार है, आप तो किसानों को बहुत हित चाहते हैं, तो सोचना चाहिए था ना आपको। अब आप आइए उस पे जो इन्होंने टैक्स लगाया, अमीरों के तो टैक्स ही माफ कर देते हैं, पर गरीबों के जो उपकरण होते हैं, जो ट्रैक्टर खरीदा जाता है, उसका टैक्स इन्होंने नहीं माफ किया। अब आप आइए कि इन्होंने किसान को अभी क्या कहा कि हम आपके फायदे के लिए ये जो है ये लेके आए बिल। अब आप बताइए किसान का फायदा कहाँ है? किसान को समझ में तो आए, क्या फायदा दे रहे हैं आप किसान को? एमएसपी पर किसान को चाहिए गारंटी कि एमएसपी पर उसकी फसल खरीदी जाए। कोई भी खरीदे, मंडी खरीदे, प्राइवेट सेक्टर खरीदे, कोई भी खरीदे, किसान की फसल उसकी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अगर खरीदी जा रही है तो आपत्ति किसको है? किसी को आपत्ति नहीं है। और आप कह रहे नहीं वो तो होगा, कैसे होगा आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है बड़ा उद्योगपति आएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराएगा, वो कहेगा ये बोना है, ये बो दीजिए, और उसके बाद खरीदने की कोई गारंटी है कि वो बोने के बाद जब फसल उग जाएगी उसको कौन खरीदेगा? उसके बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसको कौन सुलझाएगा? अब आप बताइए, फसल का प्राइस पहले डिसाइड है, बाद में डिसाइड है, उसके बारे में आप क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप बताइए किसान जाए तो कहाँ जाए? आप कहते हैं ये खतरे में, वो खतरे में, हम कहते हैं आज देश का किसान खतरे में है। ठीक प्रियंका, रुकना होगा। मैं अमित पुरी के पास आऊंगा, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा। 3 साफ स्पष्ट रूप के सरल भाषा के समझ में आने वाले 3 सीधे प्रश्नों के साथ,
ना इधर की, ना उधर की, ना घुमावदार बात, ना अलंकारिक भाषा, ना 1947, ना 1857 जाएंगे। सीधी बात करेंगे आज की। अमितपुर जी, प्रश्न नंबर 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक सार्वभौमिक गारंटी होनी चाहिए, विधिक गारंटी। इससे सरल शब्दों में प्रश्न फ्रेम नहीं हो सकता। फिर दोहराता हूं, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, सुन लीजिए धैर्य, क्लियर हो गया। हाँ नहीं, फिर सुन लो महाराज, सत्ता को दोबारा बताना चाहिए, बाद में ना हो कि क्लियर नहीं हुआ था। कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक हर फसल पर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य की संप्रभु गारंटी होनी चाहिए राज्य द्वारा, जिसका उल्लंघन हो तो मुकदमा हो सके। कहीं सुनी बात नहीं। नो। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, इसमें मैं भी इस बात से अपने को इंडोर्स करता हूं पूरी तरीके से। मान लीजिए एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 2000-5000 करोड़ का कारोबार करती है। उसका वकील और ननकू का वकील जब एसडीएम के यहां जाएगा तो एसडीएम तो उसके वकील के लिए खड़ा हो जाएगा, कहेगा भाई कोको कोला लाओ भैया है क्या। वहां ननकू और पेप्सी के मालिक के साथ कोई तुलना होगी एसडीएम के यहां? हम जानते नहीं अधिकारियों को। उनको भारत की न्यायपालिका की सुविधा मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर। और तीसरी बात, राज्य, मैं मानता हूं सारे इंटेंशन अच्छे हैं, सरल प्रश्न करता हूं, मन रखने के लिए ही सही। मैं आपके इंटेंशन पर कौन होता हूं सवाल उठाऊं भाई, वो तो जब देखूंगा तो कहूंगा, लेकिन मन रखने के लिए ही सही हरनाम सिंह का, इसको भी विधिक कर दीजिए कि भारत राष्ट्र राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकारी खरीद अनवरत अक्षुण्ण रहेगी, बाधित नहीं होगी। इस पर संसद की मोहर लग जाए, रार अभी खत्म हो जाएगी तत्काल प्रभाव से। अमितपुर जी, तीनों सवालों के उत्तर। बिल्कुल, तीनों सवालों के उत्तर देता हूं। जी। एक लाइन केवल आप बर्दाश्त कर लें और फिर उसके बाद उत्तर लेते चले क्योंकि वो कही गई चर्चा में। किसी और ऋषि के देश में पानी, जवानी और किसानी पर कोई देश में काला कानून आ गया जो लोकसभा और राज्यसभा ने पारित कर दिया। वो कितना काला कानून है उसको एक लाइन में सुन ले। हरसिमरन कौर जी जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्हीं की पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की 62वीं रिपोर्ट के अंदर, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल थे, इस बिल को ड्राफ्ट करके प्रस्तुत किया था। नंबर 1। अब आज यहां जितना काला कानून है, जरा पूछ लीजिएगा काले रंग वाला चश्मा लगाए थे कि नीले रंग वाला चश्मा लगाए थे जब पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की रिपोर्ट 62वीं सदन के अंदर प्रत्यावेदन सदन के पटल पे रखा जा रहा था। नंबर 1। अब आइए नंबर 2। आपने एमएसपी की चर्चा की। फाइनेंस बिल के अंदर जो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वामीनाथन कमेटी की बैठाई थी, जिसकी 10 साल की रिपोर्ट यूपीए 1 यूपीए 2, जिसको दोनों क्षेत्रीय दल उत्तर प्रदेश के समर्थन करके चला रहे थे, जिनका साफ पसंद था, लागू नहीं करा पाए, उस फाइनेंस, उस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मैंने किसी के बीच में प्रियंका बीच में नहीं, प्रियंका जी बीच में, और पांचों लोग यहीं बैठे हैं, इसलिए चल नहीं पाएगा। जी 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 जी, चल नहीं पाएगा। आदर के साथ आप बाय करें, बरो करें, भरी कर दे, वो आपका सर्वाधिकार है। तीनों शब्द आपके शब्दकोश के लिए छोड़ दिए। अब आए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को, एमएसपी के मुद्दे पर, एफएल वाले मुद्दे को छोड़ के, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफएल के मुद्दे के ऊपर डिस्कशन कर रहा है ऑन बोर्ड, आ जाए। वो फाइनेंस बिल से लाई गई अरुण जेटली के द्वारा। फाइनेंस बिल संवैधानिक होता है कि असंवैधानिक होता है, यह फैसला मैं देश के दर्शकों पे छोड़ता हूं कि फाइनेंस बिल से जो एमएसपी लागू हुई वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनका, उसको भी जाने दे दे। हमारे यहाँ एक कहावत है, कंगना छोड़ दीजिए, कंगना छोड़ दीजिए, देश बहुत बात, कंगना छोड़ दीजिए, देश बहुत बात कर रहा है। क्या पढ़े लिखे को पारसी क्या, एमएसपी की दरों पर, एमएसपी 22 फसलों का, 22 फसलों का अभी और 2015
1.5 गुना वृद्धि की गई। रनओवर चलता रहेगा तो ऐसे बहस नहीं हो सकती। मैं जानता हूं मैंने दुखती हुई रख पे हाथ रखा है, तड़प होगी मुझे मालूम है। एमएसपी का मूल्य कल घोषित हुआ, इससे बड़ी संवैधानिक गारंटी क्या है? और बिल कहता है आप एमएसपी पे बेचना चाहिए, एमएसपी पे बेचिए, लेकिन एमएसपी से ज्यादा दाम अगर आपको एपीएमसी एक्ट के बाहर मिल रहा है तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म लेंगे, लेकिन उसका पैन कार्ड लेंगे। दर्द ये है उसका पैन कार्ड लेंगे। कृषि की आमदनी और देश की बढ़ गई और देश में सब्जियां बढ़ गई। अब आइए दूसरे मुद्दे पर, अब आइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मुद्दे पर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा गया, पहले फार्मिंग में कहा गया, पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट में। और अगर कोई अनसर्टेनिटी और अगर कोई नुकसान को इंश्योरेंस लगाएगा स्पॉन्सर को नहीं, नुकसान स्पॉन्सर के खाते में जाएगा। 2% आप जो है केवल एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इस कोविड के पीरियड में भी, ठीक के पीरियड में भी उस एग्रीकल्चर में जो 65% इकॉनमी का है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का 94% रुकना होगा भाई, प्रियंका जी रुकना होगा, जूही जी रुकना होगा, अमित जी रुकना होगा, रुकना होगा भाई, अभी एक ब्रेक पर जाना है। लेकिन मैं एक बात कहूं, अगला चरण जो बहस का होगा मैं एक ही सवाल पर केंद्रित रखूंगा, बाकी सारी कहानी तो देश जान ही रहा है। बहुत सरल बात, ठीक है अमितपुरी जी, ठीक है, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं नहीं जानूं स्वामीनाथन कमेटी, फाइनेंस बिल, फलान ढिकान, ये सब नहीं जानता। मैं तो नक्शे शिख तक लोकशाही के पक्ष में खड़ा होने वाला आदमी हूं। अरे सुनो जूही सिंह जी, रुको भाई, अमितपुरी जी रुको। लोक की इच्छा के लिए इस देश का 5000 वर्ष का इतिहास बता, सुन लो पुरी साहब, इस देश का 5000 वर्ष का इतिहास, भारत आज का नहीं, 5000 वर्ष का इतिहास बताता है कि यहां के शासकों ने लोक की इच्छा के लिए वो सब कर दिया जो सामान्यतः नहीं भी करना चाहिए था। तो अगर मान लीजिए हरनाम सिंह ये कह ही रहे हैं कि इसको लिख के दे दो, तो क्या मुश्किल है, लिख के दे दीजिए। जब हमारा मन साफ हमको करना ही है तो दोबारा एक साफ कागज पर लिख के मोहर लगा दीजिए। इतनी सी बात है, इतने के लिए पूरे देश में रार हो क्यों? ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी बात पर चर्चा कर लेंगे भाई। तो मौजूदा वक्त में संसद से सड़क तक घमासान है और जहन में सियासत सिर्फ जुआ पर किसान लगता है। चर्चा आज इसी बात पर सीधे चल रहे हैं अमिताभ जी के पास, प्लीज सर। विनय राय जी, पहले आधे घंटे में जो चर्चा आई उसके यही 3 प्रश्न मूल स्वर बन के उभरे। लोकतंत्र में ये बेहतर होता है कि जो अगर हमारा संकल्प है करना ही है और कोई कह रहा है कि अगर आपकी बात ठीक है तो लिख के दे दो, तो दे देना चाहिए, इसमें क्या समस्या है? नहीं, किसान भी संतुष्ट हो जाए। 60 करोड़ किसान किसी पार्टी का नेता तो है नहीं, उसके पास उतना समय भी नहीं। अगर यही 3 चीजें लिख के दे दें कि भाई चाहे मंडी हो, चाहे सरकारी खरीद हो, चाहे व्यापारिक खरीद हो, दोनों स्थितियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मेंटेन रहेगा, उससे नीचे कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा। एक दूसरा यह हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर विवाद होगा जमीन दाता किसान और कंपनी के बीच में, तो जो सामान्य न्यायालय है उनमें उसको अपना वाद ले जाने की अनुमति होगी, अवसर मिलेगा। तो इसमें मुझे नहीं लगता, और पीडीएस की खरीद जारी रहेगी जो भारत जैसे देश में रहेगी ही, उसके बिना तो अभी गुजारा नहीं, वर्षों वर्ष तक गुजारा नहीं। कोरोना ने तो हमको सिखा दिया कि बिना पीडीएस के हम कहां होते। तो ये 3 बातें अगर मान लीजिए संवैधानिक प्रावधानों के तहत लिख के दे दी जाएं भारत की संसद की मोहर से, तो समस्या कुछ ज्यादा है क्या? विनय राय जी, किसने सर? राशन हमने तो आयाम बढ़ा दिया। एक मिनट रुक जाओ भाई। विनय राय जी, अगर देश के प्रधानमंत्री, हमने जो
जी जी अब तक हमने जो किसानों से वादा किया है वो पूरा उस नहीं वादे किया। को पूरा किया है। पूरा नहीं किया। ये कौन सा मैं वादा दावे पूरा के साथ हुआ? कह गिना सकता दीजिए हूं। आज हम एक एक करके सब गिनाइए जो आपने और वादे वो किए लोग थे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। अरे इनसे पूछो 27 दिसंबर 2013 को अजय माकन के साथ राहुल गांधी इसी एपीएमसी एक्ट को खत्म करने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे 11 मुख्यमंत्रियों को कहा है एपीएमसी एक्ट खत्म कर दो। तब काला कानून नहीं था, तब काला कानून नहीं था जब अजय माकन के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ठीक है, अच्छा, मैं ठीक है थोड़ी देर फ्री फॉर ऑल हो गया। अब संभव नहीं, मेरी बहस की एक प्रक्रिया है। अमित पुरी जी, जूही सिंह प्लीज जूही जी एक मिनट यार, रुको विनय राय, जूही सिंह रुको एक सेकंड। अरे प्रियंका भाई सब मत करिए अभी। मेरी बहस की एक मर्यादा है, एक प्रक्रिया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा उसी के अनुरूप हम लोग चर्चा करें, है ना। बाकी बहसें कैसे होती हैं वो लोग जाने, लेकिन मेरी बहस की एक प्रक्रिया है, उस मर्यादा का पालन करिए। मैं यही निवेदन करूंगा। मैं आगे भी नहीं रहा आपकी बात। हरनाम जी, राजनीतिक लोग क्या कह रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन किसान जो कह रहा है वो मुझे लगता है जो 3 बिंदु मैंने समझे उससे आप सहमत हैं किसान लोग। अगर ये 3 बिंदु लिखत पढ़त में मिल जाए तो बात पूरी। हरनाम जी 27 दिसंबर में चले जाते हैं। और ये अरे प्रियंका गुप्ता रुको, अमित पुरी रुको, 14 में चले जाते भाई इनकी दोनों की आवाज बंद करिए। केवल हरनाम सिंह एलानिया कह रहा हूं। रुक जाइए। हरनाम सिंह जी आप बताइए। हाँ, ये मर्यादाएं मेरे समय में भी रहनी चाहिए थी। जी रहेगी भैया, रुको महाराज जी जी। हाँ हरनाम जी जी अमिताभ जी, जी, जो 3 प्रश्न मैंने समझे वो ठीक देखिए, ऐसा है, है। वहीं तक मांग है मैं बड़ा जी। नहीं, देखिए ऐसा है, जिस व्यक्ति के लिए, जिस समुदाय के लिए कानून आ रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक दूनी होगी। वो फार्मूला हमको समझा दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा था कि जो किसान गन्ना देगा उसका 14 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। हम वो चीजें जो पहले प्रधानमंत्री जी ने चुनावी रैली में कही थी, वो 2 चीजें पूरी कर दे तब हम विश्वास कर लेंगे। हम कैसे अमिताभ जी विश्वास कर ले? सरकार टेबल पे बैठे 6 बरस हो गए, देश में 250 संगठन है। देश के प्रधानमंत्री को यह बिल लाने से पहले किसान संगठनों से बात करनी चाहिए थी। भाई ऐसी कौन सी बात है? घर का मुखिया जब कहीं जमीन जायदाद या कोई फैसला निर्णय लेता है तो अपने बच्चों से भी पूछता है, अपने जो हमदर्द होते हैं उनसे भी पूछता है। ये कह दिया जाए कि संसद में ले लिया गए। उस 62वीं रिपोर्ट के पहले किसान प्रतिनिधियों से पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी ने ऑन रिकॉर्ड बात की। सारे दलों के प्रतिनिधि थे। अमिताभ जी देखिए, ये पूरी गाल नहीं बजाते जी। अमिताभ जी देखिए, ऐसा है, राजनीतिक लोग लड़े झगड़ा करे, हमारा कोई झगड़ा नहीं है किसी के बीच में। भाई अमित पुरी जी, बात तथ्यों की है। अमित पुरी जी, ये देश आंकड़े से नहीं चलेगा, सुन लो। और ये देश गाल बजाने से भी नहीं चलेगा। अरे भाई आप कह देंगे तो हम मान लेंगे, फालतू की बात कर रहे हो। काहे की फालतू की आपको बात पता है काहे गाय भैंस का पैसा दूर निकलता है, फालतू की बात। मोर चलाने से ये देश चलेगा। अरे छोड़िए आपकी कमेटी, बाढ़ में जाए आपकी कमेटी, बड़े कमेटी वाले हो, आपको पता है, पता है आपको, कुछ पता है अंदर क्या है? चिल्ला रहे हो, टीवी पे बैठने को मिल रहा है, चिल्ला रहे हो। हम जानते हैं कितने कलाकार आप हो, आपको क्या मालूम है? पीडीएस खत्म किया गया। अरे दूध दही में क्या अंतर है? फालतू की बात कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। अरे लिख के दे दो। हरनाम जी, प्रधानमंत्री ऐसा चुप रहिए, ऐसा नहीं है कि दूध चुप रहिए। हम लोग भी किसान के बेटे हैं और इस बिल से हम 100% समर्थन करते हैं। आप ये कहें कि दूध दही में अंतर नहीं मालूम है, हम आसमान से नहीं आए हुए। अरे लिख के दे दो।
लिख के ठीक दे दो। भाई, सब लोग देश के रुको, प्रधानमंत्री ठीक है। नरेंद्र हरनाम बाबू आ गई बात, आ गई। लिख के दे दो। हरनाम जी आ गई, आ गई बात। विनय जी रुकिए, अमित पुरी रुकिए, भाई सबकी आवाज बंद करिए प्लीज। नो 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 नॉट एट ऑल, रुक जाइए अभी, चिल्ला रहे हैं। रुको भाई। हरनाम बाबू आ गई बात, अब आप सब लोग धैर्य रखो। काफी काफी प्रदर्शन हो गया। अरे रुको भाई, प्रियंका जी आप और रुक जाओ, एक एक के पास चलेंगे। मैं उतना समय नहीं कि सबका अखाड़ा एक साथ उतार दूं सबको। मैं जूही सिंह के पास चलता हूं। जूही सिंह जी, राजनीतिक लोगों को मैं उनके पुराने पेशे से कभी आइडेंटिफाई नहीं करता। जो आदमी सियासत में आ गया वो ना मास्टर है, ना वकील है, ना डॉक्टर है, ना किसान है, ना इंजीनियर है। वो 100 में 100% नेता है। ठीक, उसकी पार्टी उस वक्त जो लाइन लेगी वो उसी लाइन पर चलेगा। सच्चाई यही है ना। जब सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद हुई थी, सर हम तो सुन लो एक मिनट भाई, सुन तो लो। अरे जूही सिंह एक मिनट सुन तो लो भाई दादा। जब सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद हुई थी तो राजनीति में हजारों लोग थे जो सरकारी कर्मचारी से आए थे। उनने क्या किया था? जो सपा कार्यालय से निकाल वो के भी कर पिछवाया था। लीजिए। जूही सिंह जी, कोल्ड स्टोरेज वो वाला भी आलू करिए, पूछिए। सर, आलू की भी बात करिए। जी, आलू जूही तो सिंह, समर्थन जूही सिंह, से आपने में लाकर। घोषित अरे किया। रुको भाई अमितपुरी, एक भी आलू उस जी। पर खरीदा नहीं, उसी पर बात कर लीजिए। नहीं नहीं, अरे जूही सिंह ये बताइए, जूही सिंह, जूही सिंह ये बताइए, जब राजनीतिक लोग ये कहते हैं कि हम भी किसान हैं, अगर तो मुझे बड़ा अटपटा लगता है। सैलरी वहीं से तो हम आती तो है तो रखिए प्रोफेशन का है। एग्जैक्टली मैं आप ही की बात कह रही हूँ। तो अमिताभ जी आप कह रहे हैं कि मैं प्रोफेशन से आइडेंटिफाई ही नहीं करूंगा। अरे भाई जब किसानी अरे हमारा ये प्रोफेशन अमिताभ है जी तो कह रहे हैं, किसान की मेरा बात नाम करें। अमितपुरी है। नहीं, दोनों हम- देश राशि है। अरे भाई हमने लेकिन कहा नाम अलग अलग आपकी भी बात हम कह रहे हैं कि कल को आप अगर अध्यापक की बात करेंगे तो अमिताभ जी कहेंगे कि अध्यापक की बात ही मत करो क्योंकि मैं प्रोफेशन नहीं रिकॉग्नाइज करता अरे हूं। वो लोग किसान की क्या बात करेंगे जिनके राज्य में किसानों का अरे गन्ना आप तो चुप ही मिलों रहिए। पे बकाया आप रहने तो के चुप बाद रहिए। किसान आत्महत्या कर रहे अरे थे। चुप रहिए। अरे अरे मैं चुप बहुत रहिए। कभी अरे रोटी किसानों नहीं को खाई। किसानों को हाई कोर्ट ने रिकवरी नोटिस जारी हुई अरे थी। आप देखिए अपनी बात करिए। 18 डिस्ट्रिक्ट आपने पूरा मजिस्ट्रेट पेमेंट कर दिया गन्ना हाई कोर्ट ने इस तरफ किए थे समाजवादी पार्टी की रुपया सरकार बाकी है में। गन्ना इनको किसान का। गाय और भैंस में अंतर नहीं नहीं, ठीक मालूम, है। वो किसानों की बात कर ठीक रहे है, हैं। विनय राय रुको भाई, नारे मत लगाओ यार, नारे मत लगाओ। अमितपुरी, अमितपुरी रुकिए भाई। अमिताभ जी, अरे भाई सबकी आवाज रोकिए, अभी ऐसे नहीं चलेगी बहस। नो, ऐसे बहस में नहीं कर सकता। विनय राय, मेरी बहस की मर्यादा का पालन करिए सब लोग। प्रियंका गुप्ता, एक लाइन में कांग्रेस क्या चाहती है वो बताइए। क्या चाहती है कांग्रेस इस मौजूदा विवाद पर? मूल मांग क्या है कांग्रेस की? ये भी पूछ लीजिएगा जो अरे रुको भाई। 2019 का वो अरे आज रुको पे भाई। कायम है कि नहीं? अरे आप जो राहुल गांधी ने जारी नो 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 नो, उस पे कांग्रेस बोलिए कायम प्रियंका है गुप्ता। कि एपीएमसी एक्ट खत्म करेंगे। आपने घोषणा जरा पत्र में, इसको पूछिए। आप तो सरकार में आवाजें बैठे हुए बंद हैं। हो सकती आप हैं, तो सरकार में लेकिन बैठे हुए सच्चाई हैं। नहीं अपने मर घोषणा सकती। पत्र की बात कर लीजिए। जी। अपने घोषणा पत्र में आपने क्या लिखा था? मैंने जी। तो सारी लाइनें रिपीट कर दी। आपने कहा किसानों को दुगनी आय मिलेगी, आपने कहा किसानों को फसल बीमा का फायदा मिलेगा। किसको फायदा मिला? डीएलएफ वाले किसान रॉबर्ट वाड्रा को, फायदा मिला। डीएलएफ वाले किसान आपके रॉबर्ट वाड्रा को फायदा उद्योगपतियों मिला। को फायदा मिला। और ये सारा जो बिल पास हो रहा है सिर्फ आपके चंद उद्योगपतियों रॉबर्ट के लिए हो वाड्रा, रहा डीएलएफ है। वाला और किसान, आप राजस्थान वाला जब किसान, आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए अब पैन कार्ड कि लगेगा, किसानों ने जब इसीलिए इसकी दर्द डिमांड ही है। नहीं करी, अरे ऐसे ही किसानों को जब चाहिए मध्य नहीं प्रदेश था, में तो आपने किसानों को कहाँ पे बर्बाद बना दिया करके ये लोग जाके? सत्ता में किससे आए पूछ थे। के बिल बना दिया? और बाद किसान के में वहाँ नेता के ही बैठे किसानों हुए को हैं। पता चल गया। इनसे पूछिए ना ये लोग कितने कि इनको किसानों क्यों के नहीं शामिल हित किया में गया हैं। चर्चा में? शहर में ये और किस क्यों नहीं सरकार से गिरा बोल रही अरे रही है? है? संसद आप को बताइए। निकाल क्या फैसला अरे लिया? आप और लोगों बना की रहे करी थे। होती ना। मंदसौर को लुकाउट का क्या फैसला लिया कमलनाथ ने? अरे ये देश बताइए पूछना कि चाहता है किसने कमलनाथ गोलियां से, चलवाई मंदसौर मंदसौर में? गोली कांड का क्या फैसला अरे लिया आप आपने? बताइए ना किसने गोलियां चलवाई? वो किसान पूछ रहा है आज अरे कि किसान तो कमलनाथ आपसे अभी बताओ भी पूछ रहा है। मंदसौर के गोली आप कांड का समाधान क्या बोल फैसला रहे हैं, हुआ? किसान भाई, जाने रुकिए, दिया। रुकिए। IMF हमारे प्रियंका किसान रुकिए, हैं। अमितपुरी रुकिए, अब रुकिए नहीं रुकिए रुकिए मिलेगा। रुकिए, एक मिनट रुकिए रुकिए। किसान भी तो अरे यही रुको चाह रहा भाई, है और प्रियंका गुप्ता। कांग्रेस पार्टी भी यही चाह रही है। अमितपुरी। ये तो तैयार रहो। अमितपुरी, समर्थन मूल्य भाई, नहीं this है। is तो not आप done. रहिए, ना। तैयार आपको रहने की जरूरत है। प्रियंका गुप्ता अब रुक जाइए, आपकी बात आ गई। थोड़ी तो दया करो महाराज कि इसको चौराहा चौक में तब्दील कर दोगे। झांझाऊ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए भैया। हमारी
आवाज बंद हो गई। माफ करिए, झाऊ झाऊ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए अपने अपने दफ्तर में, यहां नहीं हो पाएगी, बहुत विनम्रता से कह रहा हूं। जोशी सिंह जी, एक पंक्ति में बताइए आप क्या, आपकी पार्टी क्या चाहती है इस मौजूदा क्राइसिस में, मौजूदा विवाद में क्या चाहती है आपकी पार्टी? एक एक लाइन में सबसे उत्तर लूंगा, क्या चाहते हैं? अमिताभ जी। जी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो उचित फॉर्मूला स्वामीनाथन रिपोर्ट में दिया गया है, उसके नीचे कोई खरीदारी ना हो, ये कानूनी अधिकार हो। और नहीं, वो नहीं अरे रुको ना, जब आपसे पूछे तब बोलना भाई अमितपुरी, जब आपसे पूछे तब बोलना। टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये मेरे, जब हमसे पूछा गया था तो जुहीजी का और इनका प्रवचन चल रहा था, प्रियंका जी का सब नहीं झुका, अपना एक रहेगा, जितना कल टोकोगे तो झेलोगे, नपना एक रहेगा। नारी शक्ति है, पूरी साहब देख लो, नारी शक्ति है। मैं मर्यादाओं का पालन करता हूँ, लेकिन जब टोका जाएगा तो फिर इसी तरह के परिणाम होंगे। किसान होता है, समझने की कोशिश करिए, किसान होता जवाब है। देगा ना, तब परिणामों के लिए आप ये तैयार यूनिवर्सिटी का रहिए। कमरा नहीं है, यूनिवर्सिटी का कमरा नहीं है, और राय साहब का एयर कंडीशन ऑफिस नहीं है। जब किसान खड़ा होगा ना, बात सुनिए, ठीक। जो फॉर्मूला जी स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो आपने अडॉप्ट नहीं किया है, उस पर फाइनेंस आप, बिल से किया, अरे फाइनेंस बिल से अरे छोड़ो, लेकर आए। क्या बात और कर रहे हो? सदन की क्या संपत्ति मतलब है ये? आज की तारीख में भारत के आज की संपूर्ण तारीख में संपन्न 6% किसानों लोकसभा और को राज्यसभा की न्यूनतम समर्थन समृद्ध मूल्य संपत्ति मिल रहा है। है। आज MSP की की रिपोर्ट तारीख में समिति की 6% फाइनेंस किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। Only six, नहीं हो only सकता। 6%। आप तो चुप ही रहो राय साहब की सरकार में अरे छोड़ो कहीं राय धान साहब। और गेहूं की खरीद नहीं हुई। अरे भैया राम राम, ऐसा झूठा कि जय श्री राम से पीटा गया गजब गजब, वाह कि वह दुर्दशा वाह 5 वाह साल वाह, में उत्तर प्रदेश में हुई है। भेजे हैं, धरती किसान पर संगठन सरकार के है, लिए तो खुद ही नहीं चलिए, भगवान राम का भी नाम आ रहा है, अच्छा है। अरे भाई ये कृष्णानंद राय नहीं है, जैसे मऊ वाले से मरवा डाला, ठीक है। ये कृष्णानंद राय नहीं है, कोई कॉपीराइट थोड़ा ही है। ये कृष्णानंद राय नहीं है। किसान सड़कों पे क्यों है, ये बस इतना बता दीजिए आप, किसान सड़कों पे है क्यों आज, जब आपने सब कुछ ये दे दिया? सैफई डीएलएफ वाले किसान किसान की का बात पैन तो कर ही नहीं कार्ड सकते। लगेगा, डीएलएफ वाले किसान का पैन कार्ड लगेगा, इसलिए कांग्रेस प्रायोगिक है। घोषणा पत्र में कहेंगे यही लागू करेंगे, पार्लियामेंट्री चलिए, ठीक है, कंसल्टेटिव कमेटी में कहेंगे लागू करेंगे, वही- ऑर्डिनेंस इसीलिए कहा आया था, तो स्वागत इसीलिए किया, कहा था बिल जहन आया तो में विरोध किया। सिर्फ सियासत और जुआ पर किसान हैं, ये सभी लोगों ने दिखाया इस मंच पर और इस महत्वपूर्ण डिबेट में। अमिताभ जी आपके पास सीधे आ रहे हैं, सब बात की टिप्पणी प्लीज। देखिए, राजनीतिक दलों की गंभीरता कितनी है इसके बारे में, रुक जाओ बिने बाबू, रुक जाओ महाराज, अब जरूरत नहीं बोलने की, अब रुक जाओ। राजनीतिक दलों की गंभीरता कितनी है उसी से पता लग जाता है। आप टीवी चैनल्स पर उनकी प्रस्तुति देख लीजिए। जिस विषय से देश का 60-65 करोड़ आदमी वाबस्ता हो, उस विषय पर उनकी प्रतिक्रिया का अंदाज देख लीजिए, जैसे अंताक्षरी हो रही हो। जोशी सिंह रुको, ये देश देख रहा है, किसान भी देख रहा है, सामान्य जन भी देख रहा है कि हमारे राजनेता कितने गंभीर हैं, कितने दुबले हो गए किसान के गम में, गरीब के गम में। बाप रे बाप, सूख के कांटा हो गए, तभी ऐसे लड़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण है, भव्य प्रस्तुतिकरण, सारे राजनेताओं को प्रणाम। किसान देख रहा होगा कि बाप रे बाप, मेरे नाम का सिंदूर लगाए पूरी दुनिया घूम रही और मैं भूखा बैठा। और एक बात मैंने कही थी, जोशी सिंह जी ने उस पर आपत्ति की। मैंने कहा था राजनीतिक व्यक्ति जब कोई व्यक्ति जब राजनीति में आ जाता है तो मैं उसके पुराने पेशे से उसको आइडेंटिफाई नहीं करता, नहीं करता। जोशी सिंह रुक जाओ, मैं बात को अंतिम परिणति तक जरूर ले जाता हूं, ये मेरे स्वाभाविक वो है। इसलिए नहीं करता, आज कोई पार्टी सरकार में हो, उसका मंत्री वकील रहा हो पहले,
वकीलों पे उसके किसी शहर में लाठीचार्ज हो जाए, मंत्री वकीलों के साथ खड़ा होगा? नहीं होगा। कैसे मान लूं प्रोफेशन से? कोई सरकार में है, डॉक्टरों पर कोई बवाल हो जाए, 4 डॉक्टर बंद हो जाए, मंत्री इस्तीफा देगा कि मैं डॉक्टर हूं? नहीं। इसलिए झुंझुना कहीं और बेचो सब लोग। जिसे देखो वो इस मुल्क में कहता मैं किसान हूं। अरे आप लोग जिन घरों में रहते हो हरनाम सिंह ने नहीं देखे, मैंने तो देखे हैं। वो किसान का घर है यार, मजाक की कोई लिमिट है? जिन प्लेटों में खाना खाते वो किसान के खाना के प्लेटें हैं, और हर आदमी कहता मैं किसान हूं, मुझसे ज्यादा किसानी कौन जाने। अरे झोपड़ी में किसान बाहर जो रह रहा है उसकी पीड़ा आप कैसे जानोगे महल में? इसलिए प्रोफेशन को रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल मत करिए ईश्वर के लिए। इतनी नैतिकता रखिए सार्वजनिक जीवन में। मैंने एक बहुत बड़ा उदाहरण दे दिया था। जब इस देश की संसद ने आज से 12-15 वर्ष पहले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खत्म की थी, तो उस वक्त भी संसद में जो लोग थे उनमें 38% लोग ऐसे थे जो सरकारी कर्मचारी थे। कभी क्या उन्होंने विरोध किया? जब वोट लेना हो तो कह दो हम तो सरकारी कर्मचारी हैं, तुम्हारे बीच के हैं। वाह भाई वाह। पहचान को ऐसे मत बेचिए। इसलिए मैंने कहा किसान की कोई दूसरी प्रतिकृति नहीं हो सकती। मेरी नजर में केवल वही किसान है जो तपती दोपहरी में खेत में खड़ा है, जो पाला कट रहा है, ओस गिर रहा है और खेत में खड़ा है, पानी लगा रहा है। उसके अलावा कोई किसान नहीं। किसान कोई ताबीज है कि गले में पहन लोगे सब लोग? ये नहीं देखते हो कि जनता देख रही है इस बात को? जो गन्ना काट रहा है खेत में जाके, आप गन्ने के खेत में घुस के ही दिखा दीजिए, इधर छिल जाओगे उधर छिल जाओगे। भाषण देना एक अलग विषय है, जमीन पर काम करना एक अलग विषय है। इसीलिए हमारे एक आगे जाके पाँव न फटी बिबाई, सो का जाने पीर पर आई। स्वामीनाथन कमेटी की बात आई। अमित पुरी जी बड़े लिखा पढ़ी वाले आदमी हैं, वो कागज पत्तर भी रखते हैं। जोई सिंह जी भी बहुत योग्य प्रवक्ता हैं, बौद्धिक विमर्श है उनके पास। लेकिन एक सच्ची बात कह दूं, बुरी कांग्रेस को भी लगेगी और भाजपा को भी लगेगी। स्वामीनाथन कमेटी में जो लिखा है वो कोई सरकार नहीं करेगी। उसने फसल के लागत मूल्य के निर्धारण का जो फॉर्मूला दिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा था यह फार्मूला व्यवहारिक नहीं है, इसलिए उतना ही चिल्लाओ जितनी कंठ में सच्चाई हो। महादेव मत बनो, नीलकंठ मत बनो कोई। क्या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं गया था? हमको मालूम है उसने कैसे कहा था कि लागत कैसे निकलेगी। लागत में उसने कहा था इनके बाल बच्चे पूरे साल भर लगे रहते हैं, उनका श्रम का मूल्य भी जोड़िए लागत में। और अगर ये खेती नहीं कर रहे होते तो जमीन किराए पर दे देते, बट्टे पे दे देते, बटाई पर तो उसका मूल्य जोड़िए। खाद बिजली पानी डीजल का मूल्य जोड़िए, बीज का मूल्य जोड़िए, तब लागत निकालिए। कोई राज्य मुझे बता दो हिंदुस्तान में जो ऐसे राज्य लागत निकाल रहा हो। स्वामीनाथन भी एक ताबीज हो गए, गंडा हो गए काल भैरव का, जिसे देखो जो हाथ में बांधे घूम रहा कर स्वामीनाथन 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 स्वामीनाथन। क्या है स्वामीनाथन? गंडा बांध के मत घूमिए भाई कि बाबा विश्वनाथ दर्शन करके निकले, काल भैरव से गंडा बंधवा लिया। और मैं अंत में एक ही बात कहूंगा, लोकतंत्र में ऐसे विषय प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनना चाहिए। छोड़िए समाजवादी पार्टी क्या कह रही, कांग्रेस क्या कह रही, बसपा क्या कह रही। मसला यह नहीं कि राजनीतिक दल क्या कह रहे, मसला यह है कि हमारा किसान क्या कह रहा।
और अगर किसान कुछ अतिरिक्त भरोसा चाहता है तो हम वो भरोसा क्यों नहीं दे सकते? संकट कहां है, दुविधा कहां है, समस्या कहां है, टकराव कहां है? किसान को खेत में होना चाहिए या मंडी में होना चाहिए, सड़क पर अनशन का स्थान नहीं होना चाहिए उसके लिए। हम कर्जदार हो गए कोरोना में, इनके पहले से तो कर्जदार थे ही, कोरोना में तो और ज्यादा कर्जदार हो गए। और एक बात मैं सारे राजनीतिक दलों की सेवा में रख दूं, 100% लॉकडाउन के टाइम में अगर इस देश में किसी एक सेक्टर ने प्रोग्रेस दर्ज कराई है तो वो केवल कृषि है, केवल कृषि। 30% ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई कृषि में, जब सारे सेक्टर जमीन के अंदर चले गए थे, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई हो। क्या सच्चाई नहीं है? क्या जिसने कोरोना के समय हमको जीवन दिया, क्या हम उसके लिए इतना नहीं कर सकते कि अगर वो जो भी मांग रहा है, ये तो कह नहीं रहे किसान मैया मोरी चंद्र खिलौना लहियो, ऐसा तो नहीं कह रहे कि चंद्र खिलौना लूंगा जी। अरे जो बातें आप कह रहे हो हमको मंजूर हैं, सब लोग कह रहे हो मंजूर है, अरे मंजूर है तो लिख के दे दो, नीचे मोहर लगा दो। और देसी आदमी हूं, कम पढ़ा लिखा, थाने में भी जाते हैं ना पुलिस साहब हम लोग, तो एप्लीकेशन कार्बन कॉपी लगा के ले जाते थे, एक पर मोहर जरूर लगवाते थे मुंशी जी से ताकि रिकॉर्ड रहे। ने बाद मुंशी कह दे आई नहीं एप्लीकेशन, तो क्या बुरा है अगर किसान कह रहा भाई मोहर लगा के दे दो एक कॉपी, क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? दे दीजिए। ये किसान हमारे हैं, हमारे देश के हैं भाई, काहे का टकराव और क्यों टकराव? मुझे बड़ी खिन्नता होती है जब मैं किसी राज्य में, किसी जिले में, किसी शहर में, किसी गांव में किसान को उद्वेलित देखता हूं। इनका आक्रोश शांत होना चाहिए और इनके आक्रोश का सम्मान भी होना चाहिए। हम इनके ऋणी हैं, इसी भाव से जो चाहते हैं वो कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कुछ अतिरिक्त मांग रहे हैं। 3 ही बातें हैं जो हमारी बहस के केंद्र बिंदु में रही, उन 3 बातों को अगर ये लिखित चाहते हैं तो मुझे लगता है सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और वो चीजें लिख के दे देनी चाहिए, ताकि शांति और सद्भाव के साथ किसान को ये लगे कि यह देश उनके साथ खड़ा है, उनके परिश्रम के प्रति सम्मान का भाव रखता है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल से किसे नफा किसे नुकसान ये जानने की कोशिश आज महाज पंचायत के जरिए, यहाँ पर किसान का फायदा या नुकसान ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में सियासी लोग या सियासत फायदे में है ये कह सकते हैं। प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।